बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं। आज मैंने जो टॉपिक लिया है बच्चों, टॉपिक मैंने हाइड्रोकार्बन से लिया हुआ है। बच्चों प्रश्न है, प्रयोगशाला में मीथेन को बनाने की विधि का बच्चों हमको सचित्र वर्णन करना है। मैं आज आपको प्रयोगशाला में बच्चों मीथेन कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसके संदर्भ में जानकारी दूंगा और इसके अलावा भी कुछ प्रश्न मैंने आपके साथ ले रखे हैं, उनकी भी जानकारी आपको होगी। तो बच्चों चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्रयोगशाला में हमको मीथेन कैसे बनानी होती है। बच्चों सबसे पहले मैंने आपको उपकरण का रेखा चित्र दिखा रखा हुआ है। बच्चों इस चित्र के संदर्भ में आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूं। बच्चों आप देख रहे हो, ये सबसे पहले देखिए ये एक स्टैंड है। स्टैंड की सहायता से हमने क्या किया बच्चों, इस स्टैंड की सहायता से हमने एक परख नली है ना, एक बड़ी बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, ये देख पा रहे हो आप, ये बड़ी परख नली है जिसको हम बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है, तो हमने एक बड़ी परख नली को फिट करके रखा हुआ है। इस बड़ी परख नली से एक केशिका नली जुड़ी हुई है। ये केशिका नली है बच्चों, देख सकते हैं आप इस प्रकार से, ये केशिका नली उससे जुड़ी हुई है। ये बाल के समान पतली होती है, इसलिए इसको हमने केशिका नली कहा है। बच्चों ये केशिका नली जो है वो हमारे ग्राही पात्र यानी एकत्रक से जुड़ी होती है जिसमें जल भरा होता है। और इसमें बच्चों हमने मैनोमीटर को उल्टा करके डुबा कर रखा होता है, ठीक है। और बड़ी जो टेस्ट ट्यूब है वो केशिका नली से जुड़ी है और उसका संबंध एकत्रक से, और उसमें डूबा हुआ है क्या, मैनोमीटर, जिसको उल्टा करके रखा हुआ है। बच्चों बड़ी परख नली जो कि हमारी बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है उसके नीचे हमने गैस बर्नर को रखा हुआ बच्चों, ताकि हम परख नली में जो भी मिक्सचर यहां पर लेंगे, जो भी चूर्ण लेंगे, उसका हम दहन करेंगे और फिर जो भी रासायनिक क्रिया होगी है ना, मीथेन को बनाने के लिए जो भी पदार्थ हमको लेना होगा, हम उस पदार्थ का यहां पर दहन करेंगे, गैस बर्नर की सहायता से उसको गर्म करेंगे, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में रासायनिक क्रिया होगी, फिर देखेंगे कि उस रासायनिक क्रिया से किस तरह के पदार्थ उत्पन्न होंगे और ये आगे की प्रोसेस जो होगी वो हमको जानने को मिलेगी। तो बच्चों इसके उपरांत ये उपकरण का बहुत छोटा सा एक डायग्राम है जो कि मैंने आपको बताया। रासायनिक समीकरण सबसे पहले हम समझते हैं। बच्चों बहुत अच्छी तरह से देखिए, मीथेन का जब आपको निर्माण करना है तो मीथेन के निर्माण के रासायनिक समीकरण में हमने क्या किया बच्चों, हमने लिया हुआ है सोडियम एसीटेट बच्चों, NaCOOCH3, तो ये सोडियम एसीटेट है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आप यहां पे देख पा रहे हो। तो ये दोनों का जो मिक्सचर है बच्चों, इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम। यानी हमने क्या किया बच्चों, बहुत अच्छी तरह से समझिए बच्चों, ये जो हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम में हमारी जो बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है ना, ये परख नली जो आप देख पा रहे हो, इस परख नली में यहां पर हमने जो मिक्सचर लिया हुआ, जो चूर्ण लिया हुआ है, यहां पर हमने मिक्सचर लिया हुआ है CH3COONA, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम का, ठीक है बच्चों। यहां पर जो मिक्सचर है ये सोडा लाइम और कैल्शियम एसीटेट का मिक्सचर है। हम इसको बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे बच्चों, तब इनकी रासायनिक क्रिया प्रारंभ होगी। और बच्चों यहां पर ये जो पार्ट है ना COONA वाला, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडा लाइम के NaO वाले पार्ट से रिएक्ट करके ये सबसे पहले अपने आप को सोडियम कार्बोनेट बनाकर अलग हो जाएगा। शेष यहां पर केवल ये CH3 बचेगा बच्चों, जो जाकर एक हाइड्रोजन से संयोजित हो जाएगा और इस तरह से उसको किसमें बदल देगा बच्चों, मीथेन में। ये जो मीथेन है ये हमको मुख्य उत्पादक के रूप में प्राप्त होगी, ठीक है बच्चों। ये रासायनिक समीकरण है। इसी घटना को मैं आपको यहां पर डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों। जैसे ही आप बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिक्सचर को गर्म करोगे बच्चों, यहां पर मीथेन बनेगी गैसेस रूप में, जो इस केशिका नली से निकलकर, यहां से CH4 निकलकर बच्चों जल से भरे मैनोमीटर में जाएगी, जो बुलबुलों के रूप में ऊपर उठेगी, ठीक है, और ग्राही पात्र में बुलबुलों के रूप में ऊपर उठेगी और आपको मीथेन गैस जो है वो मैनोमीटर के ऊपर कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जब बुलबुले आपको प्राप्त होना शुरू हो जाए तो आप समझ जाओ कि वहां पे मीथेन का निर्माण हो रहा है, ठीक है बच्चों। रासायनिक समीकरण के बाद मैंने यहां पर आपको पूरी प्रयोग विधि भी डिस्क्राइब की हुई है। मैंने आपको बताया था प्रयोग विधि में कि इसमें हमने एक बड़ी परख नली ली हुई है,
जिसमें निर्जल सोडियम एसिटेट और सोडा लाइम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिश्रण है, ये सोडा लाइम कहलाता बच्चों, को लेकर हम इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं। ठीक है, तब उपरोक्त समीकरण ना, अभी मैंने आपको समीकरण दिखाए थे। ठीक है, देखिए मैंने इससे पहले आपको ये जो समीकरण दिखाया बच्चों, इस समीकरण के अनुसार अभिक्रिया होगी और मीथेन जो है वो निर्मित होगी। ठीक है, इस तरह से उपरोक्त समीकरण के अनुसार अभिक्रिया पूर्ण होती है और आपको एकत्रक में आपको क्या प्राप्त हो जाएगी बच्चों, मीथेन प्राप्त हो जाएगी, जिसको आप नैनोमीटर के ऊपर प्राप्त कर लोगे। बच्चों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। संभवतः ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है और एक अच्छा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग इसको तैयार कीजिएगा। बच्चों नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन मैंने आपके साथ ले रखा है वो है फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। बच्चों हो सकता है कि पूर्व में भी ये अभिक्रिया मैंने नाम अभिक्रिया के रूप में आपको दिखाई हो, लेकिन चूंकि एक महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, इसलिए कुछ ऐसे प्रश्नों की पुनरावृत्ति भी मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया के लिए मैंने आज आपके सामने दो अभिक्रियाएं रखी हैं, जिनमें सबसे पहला जो पद मैंने लिया बच्चों, तो मैंने बेंजीन को बच्चों यहां पे क्लोरोमीथेन के साथ अभिकृत करने की कोशिश की है, जबकि उत्प्रेरक के रूप में हमने इस्तेमाल किया निर्जल AlCl3 को। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बच्चों जब बेंजीन एल्किल हैलाइड है ना, या क्लोरोमीथेन क्लोरोइथेन के साथ जब अभिकृत होगी, अभिक्रिया करेगी, तो बच्चों ये मुख्य उत्पादक के रूप में टोलुइन यानी कि मेथिल बेंजीन का निर्माण करेगी और अल्प मात्रा में यहां पे अम्ल भी निर्मित होगा। बच्चों ये फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया का एक पहला समीकरण है या पहला रासायनिक समीकरण, जबकि अभिक्रिया फ्रीडेल क्रॉफ्ट है। बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, एक होती है फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया और एक होती है फ्रीडेल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन। तो अभी अल्काइलेशन की मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने आपसे केवल नॉर्मल फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया की बात की है। बच्चों दूसरा रासायनिक समीकरण भी मैंने आपके सामने ले रखा हुआ है। दूसरे रासायनिक समीकरण में मैंने पुनः बेंजीन लिया है, लेकिन इस बार बेंजीन को बच्चों मैंने एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने की कोशिश की है, CH3COCl। तो बच्चों क्या होगा, बेंजीन का जो H वाला परमाणु है ये एसिटिल क्लोराइड के Cl वाले भाग से क्रिया करके वापस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का निर्माण कर देगा। शेष मात्रा में जो CH3CO वाला पार्ट है बच्चों, ये बेंजीन के साथ एसोसिएट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और इस तरह से आपको जो कंपाउंड प्राप्त होगा मुख्य उत्पादक के रूप में होगा एसिटोफिनोन। बच्चों इस तरह से फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया के द्वारा एसिटोफिनोन जब आपको प्राप्त होगा तो यह अभिक्रिया कहलाएगी फ्रीडेल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन। दोनों अभिक्रियाओं में अंतर है, लेकिन 11th क्लास में इसको उतनी पुस्तक में, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है ना, उस पाठ्य पुस्तक में इसको इतने अच्छे से क्लियर नहीं किया गया है। तो बच्चों समझने वाली बात यह है कि जब आपके पास प्रश्न है फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, तो फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया में आप ये पहला वाला जो रासायनिक पद है आप इसको समझाइए, लेकिन जब फ्रीडेल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन आ जाएगा तो आप ये दूसरे वाले रासायनिक समीकरण को समझा दीजिए नॉर्मली। ठीक है, और अगर केवल फ्रीडेल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन या केवल फ्रीडेल क्रॉफ्ट आ रहा तो आप दोनों ही पदों को भी समझा सकते हैं, क्योंकि नाम फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया के रूप में ही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, अगला जो प्रश्न मैंने ले रखा है, इससे पहले आपको बता दूं फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया का महत्व भी है बच्चों। तो जो फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया है बच्चों, ये कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण में और बेंजीन के व्युत्पन्न को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया जो बच्चों, ये इसका उपयोग क्या है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो सीधी सी बात है कि जो फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया है ये कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में और बेंजीन के व्युत्पन्न यौगिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। ठीक है, इसलिए ये इसका एक महत्व भी है। तो बहुत अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि जब इस तरह के प्रश्न आते हैं, मान लीजिए प्रश्न मैंने आपको दिया कि फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया क्या है, इसका रासायनिक समीकरण देकर इसका महत्व बताइए, और मैंने ये प्रश्न आपको 3 नंबर में दे दिया। तो अगर आप केवल निर्माण का समीकरण दे देते, लेकिन अगर आप महत्व के बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे तो संभवतः आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों महत्व भी बताना अनिवार्य हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। मैंने अगला तीसरा प्रश्न आपके सामने ले रखा है, क्या होता है जब, बच्चों ये प्रश्न कॉमन चलेगा, क्या होता है जब, मैंने उसके अंतर्गत पहला बिंदु लिया है, तो ये प्रश्न क्रिएट करेगा पूरा
क्या होता है जब फिनॉल को जिंक चूर्ण पर प्रवाहित किया जाता है। बच्चों जैसे ही आप फिनॉल को जिंक चूर्ण पर प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए बच्चों कि जैसे ही आप फिनॉल को जिंक चूर्ण पर प्रवाहित करेंगे, ठीक है बच्चों, ये क्या बना देगा, ये बेंजीन नाम का मुख्य उत्पादक बना देगा। यानी हमारा आंसर हमको मिल गया। क्या होता है जब जिंक चूर्ण पर फिनॉल प्रवाहित होगा या फिनॉल पर जिंक चूर्ण प्रवाहित होगा, तो आंसर अभिक्रिया से क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। चलिए रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। तो जल्दी से देखिए, मैंने यहां पर आपको फिनॉल दिखाने की कोशिश की और ये जिंक चूर्ण है। तो बच्चों यहां से O वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जिंक से अभिकृत होकर सबसे पहले जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा। जो एक हाइड्रोजन डिस्टेंस में था ये जाकर इस बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा और उसको बदल देगा किसमें बच्चों, बेंजीन में। तो ये अभिक्रिया घटित हो जाएगी। बच्चों उसी पॉइंट का दूसरा प्रश्न था आपके सामने, क्या होता है जब मीथेन क्लोरीन से क्रिया करता है। क्या होता है जब मीथेन क्लोरीन से क्रिया करता है, तो बच्चों जब मीथेन क्लोरीन से क्रिया करेगा ना, तो यहां पर इसके दो पद आपको मिलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से और ध्यान से सुनिएगा। तो जब मीथेन क्लोरीन से क्रिया करेगा बच्चों, तब आपको ध्यान देना है, पहला मैंने स्टेप लिया हुआ है पहले पद में कि जब क्लोरीन अधिक के हो, यानी क्लोरीन को आप अधिक मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जब आप प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, तो बच्चों क्लोरीन ज्यादा मात्रा में आएगी तो वो डायरेक्ट हैलोजनीकरण कर देगी और वो मीथेन को कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि वो CCl4 में बदल देगी। क्या होगा यहां से, ये 4 हाइड्रोजन के परमाणु 4 क्लोरीन के साथ अभिकृत होकर बच्चों ये HCl बनाकर अलग हो जाएंगे, जबकि जहां से H हटेंगे वहां पर से 4 क्लोरीन जाकर जुड़ जाएंगे और वो कार्बन टेट्राक्लोराइड नामक उत्पादक में बदल जाएगा। ये क्रिया एक पद में हो जाएगी जबकि क्लोरीन अधिक मात्रा में आएगी। दूसरी अभिक्रिया भी समझिए बच्चों, इसकी जो दूसरी अभिक्रिया है वो कई अलग अलग पदों में होगी। जब क्लोरीन अल्प मात्रा में धीरे धीरे प्रवाहित की जाएगी, यानी कि मीथेन पर जब क्लोरीन हम धीरे धीरे और कम मात्रा में डालेंगे तो यह अभिक्रिया कई अलग अलग स्टेप में होगी, जिसका मैंने सबसे पहला स्टेप आपके सामने रखा बच्चों। मीथेन क्लोरीन की अल्प मात्रा में क्रिया करेगा तो एक H एक Cl से क्रिया करके HCl बनाएगा, जहां से H हटेगा उस पर एक क्लोरीन जाकर जुड़ेगा और इस तरह से कंपाउंड आपको मोनोक्लोरोमीथेन मिलेगा। दूसरे स्टेप में मोनोक्लोरोमीथेन क्लोरीन की और मात्रा से क्रिया करेगा, पुनः एक H एक Cl से क्रिया करके HCl बना लेगा, एक क्लोरीन उसके स्थान पर जुड़ जाएगा और बच्चों आपका उत्पादक डाइक्लोरोमीथेन में बदल जाएगा। अभिक्रिया तीसरे पद पर अग्रसर हो जाएगी और तीसरे पद में जो डाइक्लोरोमीथेन है वो अतिरिक्त क्लोरीन से क्रिया करेगा और पुनः एक H एक Cl से क्रिया करके HCl बना लेगा, एक क्लोरीन उसके स्थान पर जुड़ जाएगी और इस तरह से बच्चों आपको ट्राइक्लोरोमीथेन यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। ये जो आप फार्मूला देख पा रहे हो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का है, जो कि मीथेन के तृतीय पद में, मीथेन का जब आप हैलोजनीकरण कर रहे हो ना, सतत हैलोजनीकरण लगातार, तब आपको तीसरे पद में प्राप्त हो रहा जो उत्पादक ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सॉरी क्लोरोफॉर्म है बच्चों। ये चौथे पद में जो क्लोरोफॉर्म आपने तृतीय पद में प्राप्त किया वो अतिरिक्त क्लोरीन से क्रिया करेगा और HCl से क्रिया करके अगेन HCl बना लेगा, एक Cl उसके स्थान पर जोड़ेगा और अब आपको प्राप्त हो जाएगी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बच्चों इस तरह से हमने आपको क्लोरीन की अभिक्रिया से भी अवगत किया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यह अभिक्रिया दो पद में हो रही है, क्लोरीन अधिक मात्रा में आ रही है या क्लोरीन अल्प मात्रा में धीरे धीरे आ रही है। तो इस तरह से दो अलग अलग अभिक्रियाएं संभव है, आप दोनों ही अभिक्रियाओं को अच्छी तरह से पढ़िए बच्चों। इसके अलावा मैंने तीसरा पॉइंट लिया हुआ है, इथेन को ऑक्सीजन के सापेक्ष या ऑक्सीजन में जलाया जाता है। बच्चों जब आप इथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या होगा, आज के बाद याद रखिए बच्चों, नॉट ओनली इथेन, आप किसी भी कार्बनिक यौगिक को, आप कोई भी कार्बनिक यौगिक ले लीजिए बच्चों, जब उस कार्बनिक यौगिक को आप ऑक्सीजन के सापेक्ष क्या करेंगे, जलाएंगे, तो किसी भी कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन के सापेक्ष जलाने पर बच्चों वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब आप इथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे या ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगी। तो बच्चों आज मैंने आपको इन महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराया और मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी। ऐसे ही कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जुड़े रहिए, मैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ लेकर आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए।